बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं इब्राहिम अब्बासी। हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं बीएन न्यूज़ के लिए। इब्राहिम, पहला सवाल, आज कोर्ट के अंदर हुआ क्या? इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर फॉर्म 45 मांगे गए थे और ये पहले ही जज साहब ने कह दिया था, तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने, कि एक तो कुरान पर हलफ लेंगे और दूसरा अगर किसी ने झूठ बोला तो सीधा जेल जाएगा। आज क्या हुआ? 3 जमातों की तरफ से पेश किए गए हैं या इससे ज़्यादा? और इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। बहुत बहुत शुक्रिया करामत साहब। देखें, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बनाया गया है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं वो इन केसेस की जो है वो समाअत कर रहे हैं आज। क्योंकि तीसरी समाअत थी जब से नोटिस हुए हैं। पहली समाअत के ऊपर नोटिस किए गए थे तमाम तमाम फ़रीक़ैन को। उसके बाद जो अगली समाअत हुई थी वो बड़ी दिलचस्प थी। उस समाअत के अंदर जो है वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब से ये पिछली समाअत जो 20 तारीख को गालिबन हुई थी, उस समाअत के ऊपर ये कहा गया था जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब से कि जिस जिस शख्स ने भी ना किसी भी फॉर्म के ऊपर फॉर्म 45 हो, 46 हो या 47 हो, इसके ऊपर जिस जिस शख्स ने दस्तखत किए हैं, जिस जिस शख्स का अंगूठा लगा है, सबको हम अदालत के ऊपर अदालत में बुलाएंगे। उसके बाद जिस वक्त ये मैटर सामने लाया गया दरख्वास्त गुजारों की तरफ से कि हमारे जो फॉर्म्स हैं उनमें अलग रिजल्ट है, जो दूसरे पार्ट जीतने वाले फॉर्म के वालों के फॉर्म्स है उसमें अलग रिजल्ट है। उस वक्त उन्होंने ये कहा कि हम सारों को बुलाएंगे और साथ साथ उनका बयान अल्फी जो है वो हम साथ जो है वो लेंगे, क्योंकि जो सर्टिफाइड कापियाँ जिस वक्त लेके आएगा कोई भी उम्मीदवार, उसके साथ साथ उसको बयान अल्फी भी देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन से भी यही डिमांड की गई। बल्कि इलेक्शन कमीशन की बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन से जिस वक्त फॉर्म 45 मांगे गए, उन्होंने कहा जी वो कागजात ऐसे ही हम ला के यहाँ पे दे नहीं सकते, वो रिकॉर्ड का ऐसा होते हैं। सही तो है। लिहाजा जिसके ऊपर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि हम आपसे वो नहीं लेते, आप सर्टिफाइड कापियाँ जो हैं वो ला के दे दें, साथ फोटोस्टेट्स दे दें, हाँ टेस्टेड बिल्कुल कॉपीज। टेस्टेड वो दे दें और साथ में जो है हमें वो दे दें, आप बयान अल्फी दे दें। साथ में मुश्किल उस वक्त आगे मेरे ख्याल में दरपेश हुई जिस वक्त उन्होंने कहा कि जो आरओज हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उन्होंने उनके दस्तखत भी फॉर्म्स के ऊपर मौजूद हैं। लिहाजा वो भी अपने वो अदालत के अंदर आके ये बताएंगे कि कौन से फॉर्म के ऊपर उन्होंने दस्तखत किया है और कौन से फॉर्म के ऊपर दस्तखत नहीं किया। क्योंकि जिस वक्त दो मुख्तलिफ फॉर्म्स होंगे तो ज़ाहिर है उसने एक फॉर्म के ऊपर उस शख्स ने दस्तखत किया होगा, एक के ऊपर नहीं किया होगा, वहाँ पे ओरिजिनल और 2 नंबर होने का फॉर्म होने का पता लग जाएगा। उसके हवाले में उन्होंने कहा कि जो सरकारी अफसरान हैं वो भी अपना बयान अल्फी जो है जो है वो भी अदालत के सामने वो रखेंगे। उसके ऊपर अगर फ्रांजिक करने की ज़रूरत पेश आई, एक तो हम पाकिस्तान के अंदर तो करवाएंगे, अगर ज़रूरत पेश आई तो हम इसको बैरून मुल्क भी भेजेंगे और वहाँ से भी इसकी फ्रांजिक जो है वो रिपोर्ट लेंगे। और साथ साथ जो ये आज अदम एतमाद का इजहार था इलेक्शन कमीशन पर और अपने इदारों पर। बिल्कुल ज़ाहिर है ये इस वजह से, क्योंकि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि हम जो फॉर्म्स हैं या डॉक्यूमेंटेशन है उसको जो है वो अदालत के सामने नहीं रख सकते। आज जो दो बड़े जो हल्के थे 48 और 46, उनके ऊपर जो समाअत हुई है, क्योंकि जो आरोज थे वो पेश नहीं हुए, पिछली समाअत में भी नहीं हुए, पिछली समाअत में भी नहीं हुए, उनको 15 पिछली जो 47 का जो शुएब समाअत हुई थी, शाहीन शुएब वर्सेस शाहीन वाले फजल हल्का जो था, तारक फजल चौधरी बिल्कुल साहब। उसमें जो है वो उनकी तरफ से ना सर्टिफाइड कापियाँ ना फॉर्म 45 जो है वो अदालत में पेश किए गए डॉक्टर फजल चौधरी की तरफ से, ना जो है वो आरो जो है आए थे, उनको भी 15,000 रुपया जुर्माना हुआ था। आज भी जो है वो 15,000 रुपया जो जुर्माना जो है वो किया गया है आरो की तरफ से। और खुर्रम नवाज के जो वकील थे वो पेश हुए, उन्होंने बड़ी दिलचस्प एक इंकशाफ किया जी कि हमें अभी तक डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं दी गई इलेक्शन सिर्फ कमीशन नोटिफिकेशन हुआ। नोटिफिकेशन हुआ तारक फजल चौधरी ने भी यही कहा था। बिल्कुल, जिसके ऊपर फिर तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा ये कैसे मुमकिन हो गया कि आपको नहीं दिया, जब जीतने वाले को तो इलेक्शन कमीशन से उससे पहले सारी और डॉक्यूमेंटेशन इनके बारे में मुस्तफा नवाज खोकर कह चुके हैं कि ये चौथे नंबर पे थे, ये चौथे नंबर पे थे, क्योंकि ये तो मुकाबले में थे ही नहीं। इसी तरह था, क्योंकि इलेक्शन जो जो हुक्मनामा आया था जो पूरी उसके अंदर लिखा गया, पूरी डिटेल देख लिखी गई थी। आज दिलचस्प चीज़ जो ये हुई, बड़ी मजाक खेद आप इसको समझ लें कि जिस वक्त 48 की समाअत हो रही थी तो वहाँ पे दलाइल जिस वक्त दिए जा रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमने अपनी रिपोर्ट जो है वो दे दी है। उन्होंने कहा चलें जी आप फॉर्म निकालें। किसी एक पोलिंग स्टेशन का उन्होंने फॉर्म 45 निकाला, 4 फॉर्म रखे जिसमें मुस्तफ़ा नवाज खोकर का शायद मेरे ख्याल में एक उनका था, एक पीटीआई का था, एक तहरीक लब्बैक का था। ये फॉर्म उन्होंने निकाले। एग्जैक्ट जो वोटिंग की तादाद थी वो 313 अली बुखारी के थे और 141 गालिबन जो थे वो खुर्रम नवाज साहब के थे। तो वो जिस वक्त एक 3 जो थे, तीनों के ऊपर ये सेम थे। अब जिस वक्त इलेक्शन कमीशन का आया ना फॉर्म, इलेक्शन कमीशन का फॉर्म रखा, उधर ये हुआ कि 141 अली बुखारी साहब के हो गए,
313 जो थे वो चले गए खुरनवास साहब के पास। तो जहांगीरी साहब ने देखा यूं करके, जिसको उन्होंने कहा मुझे समझ आ गई है, इसको बंद करें, आप NA-46 पे आ जाएं, उसमें क्या हुआ है। उसने कहा, जिस वक्त तो वकील वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया, और उनकी तरफ से फॉर्म 47 तीनों फॉर्म जो सर्टिफिकेट कापियाँ नहीं आई, ना बयानी अल्फी आया। फिर अंजुम वकील साहब की तरफ से फिर उन्होंने कहा जी इनको 15-15 हज़ार रुपये जुर्माना करें आप। और साथ बड़े सख्त उन्होंने रिमार्क दिए। उन्होंने कहा कि अगर अदालत के हुक्म के ऊपर जो है वो अमल ना किया गया, अदालत के साथ जो है वो उसको कोऑपरेट ना किया गया, तो हम तीनों हलकों के अंदर जो उम्मीदवार हैं उनको जो है वो डी नोटिफाई करेंगे, उनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल करेंगे। और साथ उनके ये बड़े अहम रिमार्क थे कि जो शख्स झूठा बयान अल्फी देगा, हम तो पहले कुरान के ऊपर हलफ लेंगे, फिर बयान अल्फी जो है वो जमा करवाएंगे। जो झूठा बयान अल्फी देगा हम उसको जेल भेजेंगे, उसके ऊपर क्रिमिनल जो है प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट की जाएगी। ये बेसिक उन्होंने क्या पटन की रिपोर्ट को बनाया था केस के स्टार्ट में, या खुद से इनिशिएटिव लिया था? पटन की रिपोर्ट डिस्कस हुई है? फिर रिपोर्ट नहीं, असल में हुआ ये कि जिस वक्त इलेक्शन ये उधरदारियों के मतलब जो दरखास्तें आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ट्रिब्यूनल के अंदर, वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ी है अभी, तो उसमें ये हुआ था, ये तीनों हलकों के हवाले से पहले इन्होंने नोटिस किए, नोटिस करके इन्होंने तमाम रिकॉर्ड जो था जहांगीरी साहब की तरफ से मांगा गया कि आप हमें ला के दें। अब जब 20 तारीख को समाअत हुई थी, उसके अंदर ये जो EMS सिस्टम इन्होंने बनाया था जिस पर आपने इलेक्शन कमीशन की तरफ से, शोएब शाहीन साहब ने ये कहा कि इनका जो सिस्टम है उसके अंदर इन्होंने ये कहा था कि वो RO हो या प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, उसने उसको इस्तेमाल करना है। तो लिहाजा इंटरनेट के बगैर भी इस्तेमाल करना है। लिहाजा ये सबसे बड़ी चीज़ मेरी ट्रिब्यूनल से या जज साहब आपसे गुजारिश है कि आप उनकी सर्टिफाइड कापियाँ, उनका डेटा जो है वो ले आएँ। वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया जी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से इस्तेमाल करना था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उसको इस्तेमाल नहीं करना था। अब वहाँ से इख्तलाफ तो बिल्कुल सामने आ गया, क्योंकि मैं खुद इलेक्शन कमीशन की बीट भी करता रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन के अंदर जब इलेक्शन से पहले 8 फरवरी से पहले ब्रीफिंग दी गई, हमें चेट में इनका एक IT के हवाले से इनका ऑफिस है, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के IT के हवाले से उसको वहाँ पे मैनेज किया जाता है। उधर हमारी एक इन्होंने ब्रीफिंग रखी, ब्रीफिंग के अंदर ये कहा गया जी कि ये जो हमारा सिस्टम है ये इंटरनेट के ज़रिए नहीं चलेगा, बल्कि इसका ज़्यादातर ये काम जो करेगा इंटरनेट के बगैर करेगा, और ये नेटवर्किंग इसकी हमने अलग 3-4 बैकअप जो हमने बना लिए हैं, कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो स्नैप लेगा NA-45 की और उसकी फॉर्म 45 की, उसकी स्नैप रख लेगा। अगर नेट नहीं होगा, जैसे कोई नेट वाले इलाके में जाएगा तो वहाँ स्नैप जो है उसकी डेट टाइम सब नोट हो जाएगा और जो सॉफ्टवेयर में आ जाएगी। जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है, क्योंकि मैं कंट्रोल रूम में बैठा हूँ, कंट्रोल रूम के अंदर पूरे जो हल्के थे ना उनकी तादाद लिखी होती थी साइड कोने के ऊपर। उस कोने के ऊपर जो साइड पे लिखी होती थी वो आपको पता है, फिर उसके नीचे जितने आते थे उसका मिसाल के तौर पे 92,997 है, नीचे अगर 10 की आ गई है फिर 92,997 रियल टाइम अपडेट हो रहा था। वो आ रहा था, मैं नोट करता रहा हूँ। मैंने पूछा भी वहाँ पे जो उसके डायरेक्टर थे, कंट्रोलर उसके इलेक्शन कंट्रोल रूम के, मैंने कहा ये आ रहा है रिजल्ट इसके, उन्होंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, चलता है, कभी बंद हो जाता है। ये नहीं कि वो पहले टेस्ट भी किया गया था, मैं इलेक्शन के दिन की बात बता रहा हूँ आपको। उस वक्त वो कहते हैं कि सही नहीं चल रहा। तो अब बाद में जिस वक्त मैंने ये देखा, बाद में मैंने पूछताछ करना शुरू की, उन्होंने फिर मुझे डायरेक्टर साहब थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे यूं करके कहा नाम नहीं लेता आप मेहरबानी करें, ये यहाँ एक तो यहाँ पे कमीशन बैठा हुआ है और इस तरह की खबरें वगैरह आप मेहरबानी करें ना चलाएं, क्योंकि इंटरनेट भी उस दिन बंद हो गया था। उस दिन तो सब कुछ ही बंद हो गया, किसको नहीं याद। और उस दिन भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अचानक गायब हो गए थे। क्या समझ रहे हैं जो आपने समाअत अभी तक नोट की है, तीनों सीटें PTI को वापस आ रही? लग तो यही रहा है, क्योंकि आप देखें एक तो जो तारिक महमूद जहांगीरी हैं वो बकौल हुकूमत के उन 6 बागी जजेस में हैं जिन्होंने खत लिखा था और जिन्होंने जो बगावत जो है वो बागी जजेस नहीं है, यानी कि असूल पर बकौल हुकूमत मजबूत असाब के जुर्रत वाले जज, जिनको मैं अपनी वीडियोस में बब्बर शेर जज कहता हूँ, वो वाले लोग हैं जिन्होंने पहली दफा सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होने की जुर्रत की है। मैं बकौल हुकूमत का कह रहा हूँ, आप ना हुकूमत का वर्जन दे सारे। देखें वो एक तो ये है कि उनको प्रेशराइज तो किया गया। अच्छा। क्योंकि आपको पता है कैमरे निकले थे, बड़े वो मामला थे, बहुत कुछ। गालिबन ये जो आज की जो समातें हुई हैं इसके बाद दोबारा उनको प्रेशराइज मुमकिन है किया जाए, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने आज समात की है, उन्होंने एक टफ टाइम कहते हैं
यही कि आप कह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि जो अब जो आरओ है या डीआरओ जो लोग भी हैं वो जिस वक़्त बयान हल्फी देंगे अदालत में आके ट्रिब्यूनल के सामने, अगर वो झूठा साबित हो गया तो ये उस शख्स के लिए, उस सरकारी ऑफिसर के लिए आसान काम नहीं होगा उसको सही। डिफेंड करना। ये साथ बहुत वाली मुश्किल हो बिल्डिंग, गया। थोड़ा सा साथ वाली बिल्डिंग में चले जाते हैं, 2-4 बिल्डिंग छोड़ के। चले जाते इलेक्शन कमीशन, जी। इलेक्शन कमीशन में आज 30 मई को बड़े केस की समाअत होना थी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे हुए, जो 3 मार्च को हुए थे, लटकाते लटकाते उसको लेके आया गया 30 मई तक। समाअत काज लिस्ट से निकाल की गई, वजह क्या नजर आई कि क्या इलेक्शन कमीशन जैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भाग रहा है, वहां से भी भाग रहा है? देखिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने से तो ये भाग नहीं सकेगा, हम्म, क्योंकि लेकिन आज भी भागे ना। चीज़ें इख्तियार से चली गई हैं ना। अब जो डेटा ये, अब ये ऐसे भी नहीं कर सकते कि जाके इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अबूरे या अधूरे किसी ऑर्डर को जाके हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करें। एब्सोल्युटली। वो नहीं कर सकते। वो आप ये अंदाज़ा लगाएं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ से इश्तहारात दिए गए मुख्तलिफ अखबारात और टीवी चैनल को, भाई ये लोग पेश नहीं हो रहे, इनको पेश किया जाए। बल आज जहांगीरी साहब ने ये कहा कि ये ट्रायल कोर्ट या दूसरा कोई कोर्ट नहीं है कि आपका हम इंतजार करते नहीं, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। मैंने पिछली समाअत में उन्होंने कहा था डॉन जंग बिल्कुल में और टीवी पर इश्तिहार चलाएं। इश्तिहार चलाएं। आज उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल चलाएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल, मेरे पास सिर्फ ये ट्रिब्यूनल के केस नहीं और भी मेरे पास केसेस हैं, मैं वो भी सुनता हूँ। रही बात इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन की आप देखें, पहले तो ये कंडक्ट में, जिस तरह मैं, जहाँ तक मैं इलेक्शन एक्ट में मैंने पढ़ा है, उसके इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 209 के तहत है ना, 1 हफ्ते दोनों के पास होता है। 1 हफ्ता होता है किसी पार्टी के पास इलेक्शन करवा के सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने का, और फिर इलेक्शन कमीशन के पास 1 हफ्ता होता है वो जमा करवा। अब मुझे बताएं कि 1.5 महीने के बाद तकरीबन जाके इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 मार्च को हुए थे, 5 को पीटीआई ने जमा करवा दिया। 5 मार्च को। महीना 1.5 महीना तो उन्होंने लिया है। मार्च गया, अप्रैल गया, मई तकरीबन खत्म हो गया, 3 माह हो गए। अब जो नोटिस उसको एतराज़ात दोबारा भेजें, वो कितने अरसे के बाद आए? ये 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर या आप रिजेक्ट कर दें या आप उसको एक्सेप्ट कर लें। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर ये आज समाअत हो रही थी, जो नजराए बताते हैं कि जो बेंच के मेंबर थे, 5 रुकनी जो बेंच था, जिसको सिकंदर सुल्तान साहब जो है वो ऐड करेंगे। सिकंदर भी हैं, सुल्तान भी हैं, राजा भी हैं। अब तीनों बड़े जो है वो नाम है, इस तरह लगता है किसी बॉलीवुड की फिल्म का कोई नाम है, कैरेक्टर है कोई। लेकिन ये है कि ये जब तक ये केस आज की समाअत होनी थी बड़ी है, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि इलेक्शन आगे कुछ ऐसी सीटें शायद खाली हो जाएं जिसके अंदर बल्दिया जो है ज़मीनी इंतखाबात हों, मखसूस नशिस्तें हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन केस सुन लेती है, मान लेती है, तो फिर मखसूस नशिस्तें सीधी झोली में आ जाएंगी। आगे अगर मिसाल के तौर पे ज़मीनी इंतखाबात होते हैं, वहाँ पे अगर सीटें जीत जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो फिर इनको और भी मिल सकती हैं और बल्ले का निशान ऑटोमेटिकली वापस मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, उससे भी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, जो ये इलेक्शन कमीशन के जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से 3 जून को है उसकी समाअत। अब जो इलेक्शन कमीशन ने इस केस की समाअत नहीं की, जो 7 से बुनियादी तौर पे सवालात जो दिए गए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आपने जो इलेक्टोरल बॉडी नहीं थी, तरीक़ेकार से इलेक्शन नहीं करवाए गए, उसका जवाब जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उसको दिया गया। लेकिन जो अभी तक वो जवाब है, उसका रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आया। उसका जवाब का रिएक्शन आज जो है वो इलेक्शन कमीशन को देना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन में इसमें डिले किया। वो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये डीलिस्ट की जाए। वो तो कह रहे हैं कि हम आपको पार्टी नहीं, लेकिन हुकूमत तो दूसरा प्लान लेके आ रही है। चले, वो तो बड़ा पॉलिटिकल एंगल है कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द पार्टी डिक्लेयर किया जाए और उसको आगे लेकर चला जाए और पाबंदी लगाई जाए। देखें, ये तो इस काम पे लगी हुई है। गवर्नमेंट ने तो आर्टिकल 17 आपको पता ही है। बिल्कुल। अब गवर्नमेंट ने टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगाने की कितनी कोशिश की थी, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट भी साथ थी, लगी थी नहीं लगी थी। पॉलिटिकल पार्टी मुश्किल है, लेकिन यहाँ जैसे बल्ला छीना गया, मखसूस नशिस्तें छीनी, जिन्होंने इलेक्शन छीना गया, जिन्होंने बल्ला छीना था वो हाई कमिश्नर को खत लिखकर सफाइयां दे रहे ना सर, यही तो मसला है। सही, उनसे 1920 का भी हिसाब। मुझे कल क्या डर था? मुझे ये डर था कि बरतानी हाई कमिश्नर की ग्रामर की गलती निकाल के वापस ही ना कर दे। सही। चले इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।